जी, हमारे सेकंड सेमेस्टर में जो साइकोलॉजी का दूसरा मेजर सब्जेक्ट है वो है लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी। ठीक है, आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स या लीगल इश्यूज़ क्या हैं जो कि साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एथिकल इश्यूज़। Ethics in psychology refers to the moral principles and professional guidelines that help psychologists to decide what is right and wrong in their work। कहने का मतलब ये है कि एथिकल इश्यूज़ या एथिक्स एक ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं यानी अखलाकी कवानीन हैं या प्रोफेशनल गाइडलाइंस हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प करती है उसे ये डिसाइड करने में कि उसके काम के दौरान कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है। कहने का मतलब ये है कि वो अपने प्रोफेशन के दौरान ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जो कि सही हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए जो कि उनके प्रोफेशन के हिसाब से गलत कंसीडर किए जाते हैं। एथिकल गाइडलाइंस आर अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज़। अब साइकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज़ में एथिकल गाइडलाइंस को अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल रिसर्च यानी जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिसर्च के एरिया में काम कर रहे हैं। थेरेपी एंड काउंसलिंग जो कि क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं उनको थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड में होता है जो कि टीचिंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं। और कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स या कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो मेन पर्पज़ क्या है एथिक्स का? द मेन पर्पज़ ऑफ एथिक्स इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। कि जो लोग हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है या जो जिन्होंने रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट किया है उनके राइट्स यानी उनके हकूक़ की हिफाजत करना है और उनकी इज़्ज़त और एहतराम को मेंटेन करके रखना है। प्रिवेंट हार्म और एक्सप्लॉयटेशन। जो इंडिविजुअल्स ने साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी ले रहे हैं या जो लोग रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है और किसी भी किस्म के धोखा से उनको बचाना है। मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स यानी जो पेशा वराना स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है। प्रमोट ट्रस्ट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के फील्ड में एक ट्रस्ट को मेंटेन करना है ताकि लोगों का साइकोलॉजी के ऊपर यकीन और भरोसा बढ़ सके। तो ये है मेन पर्पज़ हमारे एथिक्स का। रोल ऑफ वैल्यूज़ इन द प्रैक्टिस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं और इसका मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में क्या रोल है। वैल्यूज़ आर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। के वैल्यूज़ क्या हैं? ऐसे बिलीव्स और एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं यानी ऐसे अकायद और ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बिहेवियर को कि उन्हें अपने काम के दौरान किस तरह का बिहेवियर जो है वो मेंटेन करके रखना है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ कौन सी हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में? सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। एवरी क्लाइंट मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, कि आपने अपने तमाम क्लाइंट्स को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स शुड बी केप्ट प्राइवेट। सबसे मेजर जो चीज़ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने क्लाइंट्स की जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसको मेंटेन करके रखना है। कहने का मतलब ये है कि जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिससे उनकी पहचान हो सके वो आपने किसी को नहीं बतानी। यानी उनका नाम, उनका पता, उनका एड्रेस, कोई भी चीज़ है वो उनकी आपने किसी को नहीं बतानी, उसको बहुत ही प्राइवेट रखना है। या जो उनके अगर कोई सिम्टम्स हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं करने। एम्पैथी एंड कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल कंडीशन ऑफ क्लाइंट्स, के आपने कंपैशन के साथ उनकी जो इमोशनल कंडीशंस है क्लाइंट की उसको अंडरस्टैंड करना है। ऑनेस्टी, प्रोवाइडिंग ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल गाइडेंस, के आपने उनको किसी भी तरह का अपने क्लाइंट्स को धोखा नहीं देना, बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्हें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उन्हें प्रोफेशनल गाइडेंस आपने देनी है। उसके बाद आ जाता है फेयरनेस, ट्रीटिंग ऑल क्लाइंट्स इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, के आपने अपने क्लाइंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, किसी भी तरह का उनके अंदर आपने नाइंसाफ़ी नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट बहुत ही कह लो कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है यानी बहुत ही हायर क्लास के लोग आते हैं तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करो, और अगर कोई लोअर क्लास के या मिडिल क्लास के पेशेंट्स आपके साथ आते हैं तो आप उनको इक्वली ट्रीट ना करो या उनको इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना करो। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपके पास जो भी क्लाइंट आए, जिस तरह का भी क्लाइंट आए, आपने अपने तमाम क्लाइंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, फेयरनेस के साथ ट्रीट करना है और उनको वही आपने
सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो कि आप किसी हायर स्टेटस के लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आपने मिडिल क्लास के लोगों को भी वही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और जो लोअर मिडिल क्लास लोगों के होंगे उनको भी आपने वही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, किसी भी तरह की आपने बायसनेस नहीं शो करनी। These values help professionals maintain ethical and respectful relationships with clients। कि इन वैल्यूज़ का क्या फ़ायदा है कि आप एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ बनाते हो। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स फॉर साइकोलॉजिस्ट के जो हमारे माहिर नफ्सियात हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एथिक्स आर असेंशियल फॉर साइकोलॉजिस्ट बिकॉज ए गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर की, यानी जो पेशा वराना उनका बिहेवियर है उसको गाइड करने में जो एथिक्स हैं वो हेल्प करते हैं। मेजर इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की? प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम हार्म और मिसयूज़, के किसी भी मिसयूज़ से या किसी भी नुकसान से क्लाइंट्स को बचाना है। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो उनकी ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, यानी आपने उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका जो फ़ोन नंबर है या उनका जो ईमेल एड्रेस है, वो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने किसी को नहीं बतानी। जहाँ पे आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन, या जहाँ पे आप लोग थेरेपी दे रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी कमरे तक रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस, बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड सोसाइटी। इसकी जो चौथी मेजर इंपॉर्टेंस वो है ये कि साइकोलॉजिस्ट और सोसाइटी में क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों का आपके ऊपर भरोसा बनता है कि आप जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से मेंटल हेल्थ सर्विसेज ले सकते हो। इंश्योरिंग हाई क्वालिटी साइकोलॉजिकल सर्विसेज, और आपने क्या इंश्योर करना है कि आप उन्हें हाई क्वालिटी साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स फॉर रिसर्चर्स, कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे रिसर्च की फील्ड में एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। रिसर्चर्स मस्ट प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिसिपेंट आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं आपने उनको हर तरह के हार्म से बचाना है, यानी किसी भी तरह के नुकसान से उन्हें बचाना है। अब वो फिज़िकल हार्म भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है। पार्टिसिपेशन शुड बी वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड, कि किसी को आपने ज़बरदस्ती अपनी रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं लेके आना। उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल वॉलंटरी होनी चाहिए और आपने उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट से मुराद ये है कि आपने उनको बताना है कि रिसर्च का पर्पज़ क्या है, रिसर्च की क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, रिसर्च कितनी देर तक चलेगी, ये सारा कुछ आपने उन्हें बताना है। फिर आपने उनसे उनकी एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवाना है और उनको रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? एथिकल रिसर्च एंश्योर्स दैट फाइंडिंग्स आर ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल विच इंक्रीजेस ट्रस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च। कहने का मतलब ये है कि आपके जो आपने रिसर्च की है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी रिसर्च का रिज़ल्ट कुछ और आया है, आपके रिजल्ट्स कुछ और आए हैं और आपने उन्हें फैब्रिकेट किया है, यानी आपने उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप उनको ऑनेस्टली, एक्यूरेट और रिलायबल तरीके से अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर लोगों का जो है वो ट्रस्ट बढ़ेगा। थर्ड है अवॉइडेंस ऑफ हार्म। रिसर्चर्स मस्ट इंश्योर दैट देयर स्टडीज़ डू नॉट काज अननेसेसरी स्ट्रेस और हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स, के आपने अपनी रिसर्च को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस या कोई हार्म है वो आपके पार्टिसिपेंट्स को ना पहुँचे। मेंटेनिंग इंटेग्रिटी, रिसर्चर्स मस्ट प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स ऑनेस्टली एंड अवॉइड प्लेजरिज्म और फॉल्सिफाइंग डाटा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो रिज़ल्ट आया आपने बिल्कुल ऑनेस्टली उसको वैसे ही रिपोर्ट करना है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने। सेकंड मेजर चीज़ ये है कि आपने प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। अब प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि आपने किसी और के काम को अपना काम कहकर पब्लिश करवा दिया है, तो आपने ऐसा नहीं करना। ये एक बहुत ही कह लो कि बहुत ही बड़ा क्राइम कंसीडर किया जाता है रिसर्च की फील्ड में कि आपने किसी और के काम को अपना काम कहकर पब्लिश करवा दिया है, तो आपने साइकोलॉजी में इस चीज़ से बचना है।
फिफ्थ है कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस। रिसर्चर्स मस्ट फॉलो एथिकल गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ एंड लीगल रेगुलेशंस व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च। कि आपने जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है तो आपने एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अपने इंस्टीट्यूट से जहाँ पर आप रिसर्च करना चाह रहे हो वहाँ से आपने प्रॉपर उनकी इजाज़त लेनी है। जो भी आपसे रिक्वायरमेंट है, यानी जहाँ जिन जिन पेपर्स के ऊपर साइन करवाना है आपने वो बिल्कुल उनके ऊपर साइन करवाना है। सारे अपने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है और फिर आपने जाके रिसर्च जो है वो स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिसर्च स्टार्ट कर ली है और आपने कोई गाइडलाइंस या कोई रेगुलेशंस फॉलो नहीं की। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आप जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वहाँ से आपने इजाज़त लेनी है। सारे लीगल रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना है, एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उसके बाद ही आपने अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट करनी है। सिक्स्थ है प्रमोशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्च शुड कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, नॉलेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। कि आपकी रिसर्च का जो है वो बेनिफिट होना चाहिए, आपकी सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए, जो कि नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए।